चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में संबंध। ठीक है, तो अपवर्तनांक तथा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में संबंध। ठीक है, तो ये किस प्रकार से संबंधित है हम लोग देखते हैं। तो अपवर्तनांक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में संबंध है। तो जैसे मान लेते हैं कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये कोई सघन माध्यम है और यहाँ पर विरल माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रकाश की चाल v1 है और यहाँ पर देखा जाए प्रकाश की चाल v2 है। ठीक है, प्रकाश ऐसे आया और आने के बाद क्या हो गया कि मुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर चाल कितनी है, v1 है, और यहाँ पे चाल कितनी है, v2 है। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला क्या बन के आएगा, n = v1/v2। ठीक है, अब प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति एक प्रकार का ऐसा गुण रहता है। ठीक है, प्रकाश में जो आवृत्ति होता है एक प्रकार का ऐसा गुण होता है जो अपरिवर्तित रहता है, ये नहीं बदलता है। ठीक है, प्रकाश का अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है जो अपरिवर्तित रहता है, तो वो क्या है, आवृत्ति है। ठीक है, तो आवृत्ति जो होता है कि ये प्रकाश स्रोत पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, प्रकाश स्रोत पर डिपेंड करता है, प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आवृत्ति जो होता है प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है और ये अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर फार्मूला देखा जाए v का, तो वेग के लिए फार्मूला क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा। ठीक है, न्यू इंटू लेमडा। यहाँ पर देखा जाए तो v क्या है, v है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, और न्यू क्या है, न्यू है आवृत्ति। ठीक है, और लेमडा क्या है, लेमडा है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य। मैंने सबके बारे में बता दिया। तो उसके बाद से होगा क्या कि ये v का मान है। ठीक है, v का मान कितना होता है, न्यू लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए, तो n = इसके जगह पे न्यू लेमडा 1 और बटे न्यू लेमडा 2। ठीक है, ये जो तरंग दैर्ध्य है ये स्रोत पे निर्भर करता है। ठीक है, ये बदल जाता है, ये बदल जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, बदल जाता है। और जो आवृत्ति होती है ये अपरिवर्तित रहती है, ये नहीं बदलता है। ठीक है, ये नहीं बदलता है। ठीक है, ये नहीं बदलता है। और आपको पता होगा कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ठीक है, तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, n = v1/v2। ठीक है, और आवृत्ति के बारे में क्या बताया जाएगा कि आवृत्ति प्रकाश स्रोत का एक ऐसा गुण रहता है जो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर फार्मूला देखा जाए तो v = न्यू लेमडा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से होगा क्या, अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो रखेंगे तो होगा क्या, न्यू से न्यू कट जाएगा, तो n = लेमडा 1 बटे लेमडा 2। ये है अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य पे निर्भरता है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आभासी गहराई। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? आभासी गहराई। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? आभासी गहराई। आभासी गहराई क्या होता है? आभासी गहराई देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई टब है, ठीक है। ये क्या है? ये कोई टब है जिसमें पानी भरा है, इस तरीके से पानी भरा है, ठीक है। अब इस पानी के तली में, ठीक है, नीचे तली में एक वस्तु को रख देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। पानी के तली में एक वस्तु रखा गया है। तो ऐसा आपको जब आप ऊपर से देखेंगे, ठीक है, जब आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा आपको महसूस होगा कि ये जो पानी का तल है सबसे नीचे वाला, ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पानी का तल है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। तो ऊपर उठे हुए भाग जो दिखाई देगा उसी को हम आभासी गहराई कहेंगे, ठीक है। तो ये आभासी गहराई निकालते कैसे हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये वस्तु है, वस्तु से प्रकाश निकलेगा। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ इधर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये वस्तु है, वस्तु से प्रकाश निकलेगा और प्रकाश निकलने के बाद तो देखिए कैसे निकलता है। तो मान लेते हैं कि कम से कम 2 किरणों को भेजा जाएगा। तो एक मैं लंबवत ले रहा हूँ इस तरीके से, ये प्रकाश सीधे निकल जाएगा। और दूसरा अगर मैं यहाँ से ऐसे लूँ, ठीक है, ये चीज़ ऐसे, तो इस बार प्रकाश कहाँ से जा रहा है? सघन से विरल में जा रहा है। तो जब भी सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट के जाएगा, ठीक है। तो अभिलंब से दूर हट के जाएगा तो कैसे जाएगा? तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ये चीज़ समझ में आया आपको? तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा, ठीक है। क्योंकि ये आपतन कोण है, या अपवर्तन कोण है। तो जब ये एंगल क्या है? आई है, तो ये वाला एंगल भी आई होगा। कैसे? एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से। उसके बाद से देखिए प्रकाश किरणों को मिलाया जाएगा। तो प्रकाश किरणों को मिलाया जाएगा, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात। तो इसका अपवर्तन तो ये सीधे निकल गया और ये इधर निकल गया। अगर हम किरणों को मिलाएंगे तो क्या कभी इस दिशा में मिलेंगी? तो इस दिशा में कभी नहीं मिलेंगी। तो हम इसको पीछे मिलाएंगे, ठीक है। तो पीछे मिलाने का मतलब कि इसको हम पीछे लेके आएंगे और इस वाले को पीछे लेके आएंगे। तो ये कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि किरणें जहाँ पर मिलती हैं वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आर है तो ये वाला भी एंगल आर होगा। ये किस नियम से होगा? तो ये होगा संगत कोण से, ठीक है। संगत कोण का मतलब ये होता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो ये एंगल आर है तो ये वाला भी एंगल आर हो जाएगा। किस नियम से? तो संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से। और यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये कोण आई है, आपतन कोण है, तो ये वाला कोण भी आई हो जाएगा। आपतन कोण यहाँ पर ये एकांतर कोण वाला नियम लगा है, ऐसे ऐसे। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये कोण आई है तो ये कोण भी आई होगा। ये कौन से नियम से? तो एकांतर कोण से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको? अब हम इसको आगे तक बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? आभासी गहराई। मान लेते हैं कि यहाँ से ये वास्तविक गहराई, इसको हम h मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है इसी को हम बोलेंगे आभासी गहराई। इसको मैं दिखा दे रहा हूँ h डैश से, ठीक है, h डैश से दिखाया गया है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। तो मैं इसका नामकरण कर दूं तो ये हो जाएगा ए, ये बिंदु बी हो जाएगा और इसका नाम हम रख देते हैं सी, और ये बिंदु डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है, ये डिस्टेंस कितना है, ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो बहुत ज़्यादा छोटा होने का मतलब यहाँ पे BC बहुत छोटा है। ठीक है, BC क्या है, बहुत छोटा है। तो छोटा होने के वजह से होगा क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आई। ठीक है, अगर कोण लेंगे तो साइन आई इज इक्वल टू टेन आई, और इसका हो क्या जाएगा, तो टेन का फार्मूला आता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका BC, और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा AB। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, तो मैंने दिखाया था। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए तो ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो ये वाली लाइन इस पे आ जाएगी। अगर इस वाले को हम जो बहुत ज़्यादा छोटा कर दें तो ये जो बड़ी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये लाइन यहाँ से हट करके यहाँ चली आएगी। ठीक है, और ये देखिए। ठीक है, तो इस वाले को मैंने छोटा कर दिया, तो होगा क्या, तो होगा यहाँ से ये कि ये जो आधार है और ये जो कोण है आपस में लगभग में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इस कोण का नाम क्या है, आई है। तो ये कोण और आधार आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो मैं कोण के जगह पे आधार लिख सकता हूँ और आधार के जगह पे कोण लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए साइन थीटा और टेन थीटा आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आई के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको। अब हम दूसरे वाले त्रिभुज में देखते हैं। दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है, तो DCB में देखते हैं। DCB में तो त्रिभुज DCB में BCD लिखे या फिर DCB लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन R इज इक्वल टू 10R, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो लंब बटे आधार इसका भी होता है। तो लंब कौन हो जाएगा, BC, और आधार क्या हो जाएगा इसका, तो आधार हो जाएगा BD। ठीक है, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 2, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या है, तो N इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन R। ठीक है, ये है स्नेल का नियम। अब इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये है वाटर, सॉरी ये क्या है, ये वाटर है और ये एयर है। तो प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो वाटर टू एयर। ठीक है, तो इसको हम दिखा सकते हैं वाटर टू एयर। ठीक है, पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो ये कितना हो जाएगा, तो साइन आई बटे साइन R हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देख यहाँ पे मैंने बता रखा है कि WN को हम लिख सकते हैं 1/ANW। ठीक है, ANW, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1/ANW इज इक्वल टू। ठीक है, अब साइन आई की वैल्यू कितनी है, साइन आई की वैल्यू है BC बटे AB। ठीक है, और साइन R की वैल्यू कितनी है, तो साइन R की वैल्यू है BC बटे BD। ठीक है, BD, और BC से BC कट जाएगा, BD ऊपर जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली 1/N लिख देंगे। ठीक है, ये क्या है, N ही तो है ये। ठीक है, तो अब इसको BD को ऊपर भेज देंगे। ठीक है, टॉप का बॉटम में और मिडिल में मल्टीपल होता है, तो ऊपर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा BD और बटे नीचे क्या बचा, AB। ठीक है, ये बचा है।
अब होगा क्या, यहाँ से 1/n इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू हमने एच डैश माना था, एच डैश, ठीक है। और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, एच है, ठीक है। तो हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, एच डैश का मान निकालना है, क्योंकि यही है आभासी गहराई। तो जब एच डैश का मान निकालेंगे तो एच को इधर पक्षांतर किया जाएगा, तो एच डैश इज इक्वल टू एच बाई एन, ठीक है। तो ये है हमारा आभासी गहराई के लिए फार्मूला, ठीक है। तो आभासी गहराई किसके बराबर होती है, तो आभासी गहराई होती है वास्तविक गहराई में अगर हम अपवर्तनांक से भाग दे देते हैं तो हमें आभासी गहराई मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, वास्तविक गहराई में अगर अपवर्तनांक से भाग दे देंगे तो हमें आभासी गहराई मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, आभासी गहराई, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया। इसमें क्या क्या गया है कि इसको हटा देते हैं, इसमें क्या चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्रांतिक कोण, ठीक है। क्रांतिक कोण, देखते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। इसको हम दिखाते हैं सी से। क्रांतिक कोण को किससे दिखाया जाएगा, सी से। तो इसमें एक शर्त है, ठीक है। वो शर्त क्या है कि जो प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण ये कैसे जाएगी, तो ये प्रकाश जो किरण है पानी से हवा में जाएगी, ठीक है। पानी से हवा में, ठीक है, हवा में जाएगी, या फिर वायु कह सकते हैं, मैं यहाँ पे वायु लिख दे रहा हूँ, पानी से वायु में, ठीक है। पानी से कैसे जाएगी, वायु में। तो इसके लिए देखते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये कोई सघन माध्यम है, इसमें क्या भरा है, पानी, ठीक है। ये कौन सा माध्यम है, सघन। और ये कौन सा माध्यम, विरल। ये क्या है, वायु है, ठीक है। तो अब इस बार प्रकाश कहाँ से कहाँ भेजेंगे, तो पानी से भेजेंगे वायु में। तो हम इसको ऐसे भेज दें, ठीक है। पानी से कहाँ भेजे, पानी से वायु में, ठीक है। अब ये हो जाएगा इसका अविलंब, ठीक है। ये अविलंब हो जाएगा। प्रकाश किरण को सीधे जाना चाहिए था, बट सीधे ना जा करके अविलंब से दूर हट के जाएगी इस तरीके से। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो दूर हट जाएगी, ठीक है। इस तरीके से प्रकाश किरण जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आए, ये पहली स्थिति है। अगर मैं प्रकाश किरण, ये जो आपतन कोण है आई, ठीक है, प्रकाश किरण और अविलंब जो कोण बना रहे हैं उसको हम आपतन कोण कहेंगे। तो ये जो आपतन कोण है, अगर इस आपतन कोण का मान बढ़ाएं, ठीक है, तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अगर दूसरी वाली स्थिति देखी जाए, यहाँ पर ये दूसरी वाली स्थिति, तो हमने क्या किया कि आपतन कोण का मान बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे जाएगा, तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है। वो कैसे जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे, ऐसे जाएगा। ये दूसरी वाली स्थिति है, ये पहली वाली स्थिति, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और बढ़ाएं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं यहाँ, ठीक है। ये कौन सी स्थिति है, ये तीसरी स्थिति। तो होगा क्या कि ये जो है प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण है इसके अनुदिश चली जाएगी। ये क्या है, ये तीसरा वाला स्थिति है, ठीक है। किसके अनुदिश जा रही है, तो ये जो यहाँ ये जो तल है, ये जो तल है, इस तल से अगर नीचे आएंगे तो पानी है, और इस तल से ऊपर जाएंगे तो, इस तल से ऊपर जाएंगे तो वायु है। तो इस तल को बोला जाता है पृथक्कारी तल, अलग करने वाला तल, ठीक है। दो माध्यमों को अलग करने वाला तल, ठीक है। तो उसी के अनुदिश प्रकाश किरण चला जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा आर है, आर क्या है, अपवर्तन कोण है, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण को भेजा जाएगा तो इसकी परिभाषा कैसे बनाई जाएगी,
इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो इस घटना को क्या बोला जाएगा, क्रांति कोण। ठीक है, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो क्रांति कोण कहलाता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, जब अपवर्तन कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री, r बराबर 90 डिग्री हो तो इस घटना को क्रांति कोण बोलते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में है, क्रांति कोण कहते हैं। हो क्या रहा है कि जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ रहा है, और एक स्थिति ऐसी आ रही है कि जो प्रकाश किरण है पृथक्कारी तल के अनुदिश चली जा रही है। ठीक है, तो मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, क्रांति कोण होता क्या है, या करके जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का भी मान अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाला, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल के अनुदिश प्रकाश किरण चली जाती है, ये घटना क्रांति कोण कहलाता है। ठीक है, तो यह घटना क्रांति कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, क्रांति कोण कहलाता है। तब क्रांति कोण का मान कैसे निकाला जाएगा, तो क्रांति कोण का मान निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ पर देखा जाए n इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। ये कहाँ से आया है, स्नेल के नियम से। ठीक है, स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर। तो यहाँ से वाटर टू एयर, ठीक है, वाटर टू एयर हो क्या रहा है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आर की वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो होगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं an, इसको लिखा जा सकता है 1/an/w इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन आई बटे, ये साइन 90 डिग्री के मान कितना होता है 1। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो होगा क्या, तो साइन आई इज इक्वल टू 1/n, इसको डायरेक्टली हम n लिख सकते हैं। ठीक है, इधर क्या बचा साइन आई, और इसको हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब ये जो साइन आई है यही कहलाएगा क्रांति कोण। ठीक है, तो इसको हम c से दिखा देते हैं तो होगा क्या, साइन c इज इक्वल टू 1/n, ये है आपका क्रांति कोण, क्रांति कोण। ये चीज़ समझ में आया, क्रांति कोण। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक है पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन। अगला टॉपिक है पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये देखते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये होता है कि ये प्रकाश किरण
सघन से कहाँ जाएगी, विरल में। ये है अविलंब, ये क्या है, अविलंब। तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और ये अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। ये पहली स्थिति है, ये पहली स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे हैं कि ये क्या है, परावर्तन। परावर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश जहाँ से गया है, ठीक है, प्रकाश जहाँ से गया है, मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण ऐसे आता है और टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस चला जाएगा, ठीक है। परावर्तन का मतलब क्या होता है, जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। ये घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। दूसरी स्थिति देखी जाएगी, तो दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, ये सीधे निकल जाएगी, ठीक है, ये दूसरी स्थिति। अगर तीसरी स्थिति देखी जाए यहाँ पर, ये कौन सी स्थिति है, तीसरी। तो अब क्या होगा कि और झुकेगी, तो प्रकाश किरण झुकेगी तो वो इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी स्थिति हो गई, तीसरी स्थिति। प्रकाश किरण ऐसे आ गई, ठीक है। तो हमने भेजा कहाँ से था, पानी से भेजा था, और प्रकाश किरण कहाँ गई, पानी में, ठीक है। तो जहाँ से अगर प्रकाश किरण चले और वापस वहीं पे आ जाए तो इस घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परावर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो परावर्तन कैसे होगा, तो यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं, अगर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, अगर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, क्रांतिक कोण। लेकिन यहाँ पर ये जो अपवर्तन कोण है क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा है, यहाँ पर जो अपवर्तन कोण है वो क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब अपवर्तन कोण का मान, जब अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो, से ज़्यादा हो, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या हो जाएगा, जब भी अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मतलब मैं इसको R से दिखा दे रहा हूँ, अपवर्तन कोण का मान R से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये क्या है, क्रांतिक कोण है, और क्रांतिक कोण से ज़्यादा मान होगा किसका, अपवर्तन कोण का, ये। तो ये घटना क्या कहलाएगी, ये क्या है, क्रांतिक कोण है, और ये क्या है, अपवर्तन कोण है। तो जब भी अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो तो ये घटना क्या कहलाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश जहाँ से चलेगा वापस उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समझ में आया। चलिए, तो जो टॉपिक पढ़े हैं उन पे हम न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं। क्या टॉपिक था, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक में संबंध। तो ये क्या था, n = λ1/λ2, ठीक है, ये पहला था। उसके बाद से दूसरा क्या हमने पढ़ा, दूसरा पढ़ा आभासी गहराई के बारे में। तो आभासी गहराई h' h/n, ठीक है। h' क्या है, h' है, तो h' क्या है, h' है आभासी गहराई, आभासी गहराई, ठीक है। और h क्या है, वास्तविक गहराई, ठीक है। और n क्या है, n है अपवर्तनांक, ठीक है। यहाँ पर λ1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ठीक है। पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, λ1 क्या है, पहले माध्यम में
प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। और लैम्डा 2 क्या है? दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, लैम्डा 2 क्या है? दूसरे माध्यम में। ठीक है, ऊपर मैंने लिख दिया है, आप समझ सकते हैं। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? तीसरा पढ़ा था कि साइन सी इजकल टू 1/n, या फिर 1/n इजकल टू साइन सी हो सकता है। n इजकल टू 1/sin c। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से n इजकल टू 1/sin c भी समझ सकते हैं। ठीक है, साइन सी क्या है? क्रांति कोण है। c क्या है? क्रांति कोण। ठीक है, क्रांति कोण। c क्या है? क्रांति कोण। ठीक है, हमने ये 3 टॉपिक पढ़ा है। अब इन तीनों टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निर्वात में एक वर्णीय प्रकाश किरण का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि कांच का अपवर्तनांक कितना? 1.5 है, तो कांच में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। प्रकाश में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे? दिया है। क्या क्या चीज़ दिया है? तो ये क्या दिया है कि निर्वात में एक वर्णीय प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, तो यहाँ पर ये जो तरंगदैर्घ्य है निर्वात में या फिर एयर में हम कह सकते हैं, ये कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, n की वैल्यू कितना दिया है? 1.5। तो आपको क्या पूछ रहा है? ग्लास में तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम में तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या है? तो हमारा फार्मूला है n इज इक्वल टू लैम्डा 1/λ2। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा 1 क्या है? एयर है, और यहाँ पर लैम्डा 2 क्या है? ग्लास है। ठीक है, ये है फार्मूला। अब इस पे हम वैल्यू रख देते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है? 1.5, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये है लैम्डा जी। ठीक है, तो अगर मुझे लैम्डा जी का मान चाहिए तो इसको मैं यहाँ पक्षांतर करूँगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 6000 डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो होगा क्या? लैम्डा जी इज इक्वल टू, ये 6000 अब बन जाएगा कितना? 6000 कितना बन जाएगा? 60000, और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 चौके 60, ये 4 बार में कट गए। तो लैम्डा जी का मान कितना आया? 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लैम्डा जी का मान कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम। ये है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे तालाब को एक प्रेक्षक, ठीक है, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, ठीक है, ऊर्ध्वाधर देख रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है। तो तालाब, तो उसे
2 मीटर तालाब की गहराई नज़र आती है, ठीक है, नज़र आती है। तो तालाब की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। यदि पानी का अपवर्तनांक अपवर्तनांक 1.33 है, ठीक है, 1.33। क्या देख रहा है कि एक प्रेक्षक है जो नीचे की ओर देख रहा है तालाब में, और उसको तालाब की गहराई कितनी महसूस हो रही है, 2 मीटर। तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो एच डैश की वैल्यू दे दिया है 2 मीटर, ठीक है। अब एच की वैल्यू पूछ रहा है और एन की वैल्यू 1.33 दे दिया है, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है हमारा एच डैश इजकल टू एच बटे एन, मान रख देते हैं। तो एच डैश की वैल्यू 2 है और एच का मान पूछ रहा है, इसका मान 1.33 है, ठीक है। तो यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो हो क्या 1.33 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 1.33। तो एच इजकल टू कितना हो जाएगा 6.2 ये मीटर, ये हो जाएगा इसकी वास्तविक गहराई। ये चीज़ समझ में आया आपको, आसान है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 2 है तो क्रांति कोण ज्ञात कीजिए। क्रांति कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्रांति कोण के लिए फॉर्मूला क्या था, तो अपवर्तनांक कितना है, n इजकल टू 2 है, ये दिया है। अपवर्तनांक कितना है, n इजकल टू 2, और क्या पूछ रहा है, तो c का मान पूछ रहा है, c की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है, 1/n इजकल टू साइन c, ठीक है, 1/n इजकल टू साइन c। तो ये 1/2 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 1/2, और ये हो जाएगा साइन c, ठीक है। इधर साइन है तो हम इसको भी साइन बनाएंगे, तो ये देखेंगे कि ये किस में साइन की वैल्यू होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन c। तो साइन से साइन अगर तुलना करेंगे, तो अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर c बराबर क्या आपको देखने को मिलेगा, तो c बराबर 30 मिलेगा। तो ये है क्रांति कोण। क्रांति कोण कितना है, 30 डिग्री, ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो समझ में आया है।